हेलो बच्चों, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। आज अपन दूसरे सेगमेंट की बात कर रहे हैं। पहला सेगमेंट अपन ने कवर किया था पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। आज अपन ज्योग्राफी के पहले चैप्टर की बात करेंगे। तो अगर आगे हम अपन बात करें तो पहला जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से रिसोर्सेज काम आते हैं, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, या रिसोर्सेज हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। हम इस टॉपिक के अंदर जो भी बात करेंगे वो हमारे टॉपिक्स होंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी देखेंगे। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग पता होगा क्या होता है आपको थोड़ा बहुत। इसका मतलब होता है इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज द रिसोर्स प्लानिंग, हम इसकी भी बात करेंगे। फिर आगे बात करें, अगर हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज को हम कैसे बचाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर क्या एफर्ट किए गए, हम उसके भी बारे में भी बात करेंगे कि लैंड। फिर बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट को, लैंड रिसोर्सेज क्या है, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंड रिसोर्सेज है, जैसे प्लेट्यू है, माउंटेन्स है या प्लेन्स है। हम उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि उनका क्या क्या यूज है। बाद में फिर बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन की, कि कुछ फैक्टर होते हैं ह्यूमन और कुछ नेचुरल फैक्टर होते हैं जिससे हमारी ज़मीन खराब हो रही है, तो उस फैक्टर्स की भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्सेज या सॉइल एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और शुद्ध सॉइल के बारे में भी हम बात करेंगे। फिर सॉइल के कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, सॉइल का इरोजन कैसे होता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा। अब पहले टॉपिक पर आते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना, वो है व्हाट इज रिसोर्सेज। चलिए बच्चों, क्या होता होगा जनरली कमेंट करके बताइए कि आप कौन से रिसोर्सेज का यूज करके मेरी क्लास को ले पा रहे हो। देखो, रिसोर्सेज अगर जैसे भी बात करें, जैसे मैं ये पेन है, अगर इससे लिख रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए तो रिसोर्सेज है। अगर मैं इस को बोर्ड को यूज कर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए रिसोर्सेज है। तो पहली बात तो रिसोर्सेज जो है वो हमारे आसपास में जो भी चीजें अवेलेबल है, क्या कहें हम, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, हमारे आसपास जो भी चीजें अवेलेबल है और उसको हम यूज कर सकते हैं हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो हमें प्रोवाइडेड होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। तो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, बट उसकी दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों चीजें क्या? उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए बेटा। अगर आपकी लाइफ में उसकी यूटिलिटी मीन्स उसका यूज है, और अगर आपकी लाइफ में उसकी वैल्यू है, सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा? उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर लाइफ में आपकी में उसकी वैल्यू है, यूटिलिटी है, तो वो आपके लिए रिसोर्सेज है। आपके आसपास में अगर गोल्ड भी पड़ा हुआ है या कोई भी हीरा भी पड़ा हुआ है, डायमंड भी है, फिर भी अगर आपकी लाइफ में उसका यूज नहीं है तो वो आपके लिए रिसोर्सेज नहीं है। और रिसोर्सेज को हम क्या मानते हैं कि तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी भी रिसोर्सेज के। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास में ऐसा रिसोर्स हो कि जिसकी हम टेक्नोलॉजी यूज करके भी हम उसको यूजफुल नहीं बना पाए, तो आसानी से टेक्नोलॉजी को क्या कर पाए, हम उस पर यूज कर पाए, तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या है? कि ऐसा नहीं है कि इतना महंगा हो कि हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल, जैसे हमने एक पूरा का पूरा पहाड़ खोद दिया और पता चला कि 2 ग्राम 3 ग्राम गोल्ड निकला वहां पर, तो क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है क्या मेरे लिए? मतलब अगर आप किसी रिसोर्सेज को कहीं से निकाल रहे हो तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब इतना भी उसकी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए कि आप उसमें ही निकालने में बर्बाद हो जाओ। कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब वो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड भी होना चाहिए, उससे हमारी कल्चर भी खराब नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब क्या काम का जिससे आपकी पूरी दुनिया ही नष्ट हो सके? तो ऐसे भी आपको रिसोर्सेज नहीं चूज करने हैं। रिसोर्सेज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए।
इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, हम उन्हीं को रिसोर्सेज कहेंगे। तो ये डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हो कि अगर आपके लिए लाइव स्टॉक एनिमल्स है तो वो भी रिसोर्सेज है, सोलर पैनल है वो भी रिसोर्सेज है, कोई भी है अगर कार है बाइक है वो भी रिसोर्सेज है, ये बोट चल रही है ये भी रिसोर्सेज है, ये कुछ विंड के मिल्स लगी हुई है ये भी आपके लिए रिसोर्सेज है, ये अगर बाहर की तरफ अगर आपको माउंटेन्स दिख रही है तो वो भी रिसोर्स है, अगर सन से आपके पास में एनर्जी आ रही है तो ये भी एक रिसोर्स है। तो कुछ भी चीजें जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है हम उसी को क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। तो आई होप यू हैव क्लियर्ड द टॉपिक रिसोर्सेज। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब कि रिसोर्सेज जो है उनमें क्या रिलेशन होता है या सब रिसोर्सेज क्या होते हैं, या हम कहें कि एक रिसोर्सेज जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड रहता है। एक रिसोर्सेज जो है उसको हम फिजिकल नेचर से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं बेटा, फिजिकल नेचर से। अगर फिजिकल नेचर से निकाल रहे हैं तो उसमें उसको निकालने का काम कौन करता है, ह्यूमन करता है। कौन करता है, ह्यूमन करता है यूजिंग द टेक्नोलॉजी। और वो काम किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इसमें जो मेन फैक्टर आ रहा है ना बेटा वो आ रहा है ह्यूमन। इसको कहते हैं की एलिमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या कोई भी चीज है टेक्नोलॉजी को भी यूज भी कौन करेगा, ह्यूमन करेगा। नेचर से किसी भी रिसोर्सेज को प्राप्त करेगा तो कौन करेगा, ह्यूमन करेगा। किसी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसको यूजफुल बनाएगा तो वो भी कौन करेगा, ह्यूमन करेगा। तो फिजिकल नेचर में अगर एक की एलिमेंट माना जाए कि हु इज मोर इम्पोर्टेंट इन दीज रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग। क्योंकि उस वही यूज करेगा, वही उसको यूजफुल बनाएगा, वही उसका डेवलपमेंट करेगा, वही उसका इफेक्टिव यूज करेगा, या वही उसकी रिसोर्स प्लानिंग करेगा। तो उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका रहेगा, ह्यूमन का रहेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जनरली बेटा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इसका आंसर पता है क्या दोगे आप, कि दे आर इंटरडिपेंडेंट। आंसर क्या दोगे, दे आर इंटरडिपेंडेंट। कि ये इस तरीके से डायग्राम बनाकर आप क्या कर दोगे, उसको डिफाइन कर दोगे इस तरीके से कि यहाँ आ जाएगा फिजिकल नेचर, यहाँ आ जाएगा इंस्टीट्यूशंस, यहाँ आ जाएगा टेक्नोलॉजी। तो ये आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट मानकर ही पूरा का पूरा ओवर यूज करते हैं या ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। तो क्या टॉपिक क्या है अपना, कि इज रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो क्या है, फ्री गिफ्ट है नेचर के। बट क्या ऐसा है क्या बेटा, कमेंट करके बताओ मुझे, क्या रियल में ही ऐसा है क्या कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर के, क्या है क्या ऐसा, बताओ मुझे। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि हर एक चीज जो है उनकी वैल्यू है, उनका एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है एनवायरनमेंट में। अगर आप एनवायरनमेंट में हवा को भी पोल्यूट कर दोगे तो उससे भी बैलेंसिंग खराब हो जाएगी, पेड़ों को भी काट दोगे तब भी उसको बैलेंसिंग खराब हो जाएगी, या कोई भी माइनिंग से कोई भी रिसोर्सेज निकाल लिए तो उससे एनवायरनमेंट डैमेज होगा। तो मतलब आप ये तो बिल्कुल सो भूल जाओ कि बेटा ये फ्री गिफ्ट है। क्या भूल जाओ, फ्री गिफ्ट हो मानकर भूल जाओ। क्योंकि क्या, बट लोगों की फितरत है बेटा कि ये सोचते हैं कि यार ये तो सब कुछ फ्री है, तो अपन क्या करते हैं, ओवर यूज कर लेते हैं। तो ओवर यूज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर यूज और ओवर एक्सप्लॉइटेशन द मेजर प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज। बट महात्मा गांधी जी इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या बात है, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडीज नीड। हमारे आसपास में जो भी रिसोर्सेज है बहुत कुछ है और सभी के लिए इनफ रिसोर्सेज है, बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब जो लालची लोग हैं उनके लिए नहीं है।
वरना सबके लिए कुछ ना कुछ है। क्या रिसोर्सेज की कमी है क्या हमारे अर्थ पर? नहीं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो आपके लिए तो कुछ भी हो सकता है, हर चीज का अल्टरनेट है। अगर आप कोयले से बिजली नहीं बना पा रहे हो तो सोलर से बना लो। अगर सोलर से भी नहीं बन रही है तो पानी से बना लो। पानी से नहीं बन रही तो विंड से बना लो। और ये रिन्यू भी हो रही है। तो ये आप ये तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि आप एक रिसोर्स पर फुली डिपेंड होना भी हार्मफुल है। बट क्या करते हैं कुछ लोग, अकुमुलेट करते हैं रिसोर्सेज का। अकुमुलेशन मीन्स होता है कि अपने पास में ही रख लेते हैं, और उन पर जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस को हाई करके लोगों को पहुंचाते हैं। जैसे ये देखो, लोग पेड़ों को फ्री गिफ्ट मानकर काट रहे हैं, घर बना रहे हैं। बट क्या इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी क्या? जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो पॉल्यूशन हुआ है गाड़ियों का, उस पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कौन करेगा? इकोसिस्टम को बैलेंस कौन बनाएगा? प्लांट और एनिमल्स। तो अगर आप इनको ही खत्म कर दोगे तो ये सिस्टम कैसे चलेगा भाई? तो फ्री गिफ्ट मानकर आप ये बिल्कुल मत कहो कि रिसोर्सेज सब कुछ फ्री है। ठीक है, चलो अब आगे बात करें कि एक जो है टॉपिक है वो है रिसोर्सेज के टाइप। ये तो देखा भी होगा आपने थोड़ा बहुत, रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज के टाइप क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें, पहले कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कि रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुछ रिसोर्सेज नेचर से प्राप्त होते हैं जिनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। कुछ रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन मेड होते हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। नेचर से प्राप्त होने वाले रिसोर्सेज जैसे वो कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऐसी चीजें जो है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? हमें नेचर से प्राप्त हो रही है। सोलर है, विंड है, या वाटर है, ये सब कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? नेचर से प्राप्त हो रहे हैं। फिर अगर इनकी नेचुरल रिसोर्सेज की भी बात करें तो ये भी दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको बार बार यूज किया जा सकता है, जो अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अनलिमिटेड। ऐसे रिसोर्सेज जो बार बार यूज किए जा सकते हैं और अनलिमिटेड होते हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं या जिनको रिन्यू नहीं कर सकते आप, जो लिमिटेड होते हैं, मतलब इसको उल्टा कह सकते हैं कि जो लिमिटेड होते हैं और जिनको बार बार यूज नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी दो टाइप के होते हैं, रिसाइक्लेबल, जिनको आप बार बार यूज करके, जैसे मेटल को है, आयरन को टेबल बना लो, टेबल को तोड़ के वापस रिसाइकिल कर लो, बट एक बार आयरन को बनने में बहुत टाइम लगता है। वैसे ही नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं, जैसे फॉजिल फ्यूल। फॉजिल फ्यूल, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या होता है। जब डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जब अर्थ के नीचे, अर्थ के सर, जो भी क्रश वाली लेयर है उसके नीचे जब दब जाते हैं, और डेड एंड डिकेइंग मैटर जब अर्थ की क्रस्ट के नीचे दब जाते हैं और जब टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है, तो स्लोली ये डेड एंड डिकेइंग मैटर किस में कन्वर्ट होते हैं? फॉजिल फ्यूल में। फॉजिल फ्यूल के एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना है। फॉजिल फ्यूल के एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम में भी क्या आता है? पेट्रोल और डीजल और नेचुरल गैस। ये सभी किस में आएंगे? फॉजिल फ्यूल में आएंगे। किस में आएंगे? फॉजिल फ्यूल में। अब अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं और रिसाइक्लिक नेचर के होते हैं या बन जाते हैं बार बार। तो ये भी दो तरीके के हैं, जो कंटिन्यूस फ्लो में रहते हैं, जैसे वाटर और विंड। ये दोनों कौन से नेचर के हैं? कंटिन्यूअस के। जो कुछ बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे नेचुरल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, तो फ्लोरा और फोना जो है वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेचर को, रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं। और इस ह्यूमन की भी बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी देखी जाती है, और ये तो हम खुद बनाते हैं। एक इसमें वैसे दिया हुआ नहीं है, बट नाइन्थ क्लास में तुमने देखा होगा कि ह्यूमन भी एक खुद रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन की स्किल और नॉलेज इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या इंपॉर्टेंट है? स्किल और नॉलेज इंपॉर्टेंट है।
तो इसीलिए ह्यूमन को भी एज ए रिसोर्स समझकर हम मानते हैं कि वो भी एक रिसोर्स है। तो अपन वापस उस पिछली वाली स्लाइड पे कुछ बेसिस मानकर हम रिसोर्सेज को देखते हैं कि पहला रिसोर्सेज जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जन्म कहाँ से लिया है। अगर किसी चीज का जन्म कहाँ से हुआ है, अगर उसको देखोगे तो उसको क्या कहते हैं हम, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो पहला जो इसका बेसिस है वो है बायोटिक, दूसरा बेसिस है अबायोटिक। बायो मीन्स लिविंग, जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको रिसोर्स कंसिडर करोगे तो लिविंग रिसोर्सेज नॉन एज द बायोटिक रिसोर्सेज। क्या हो सकता है इसमें, प्लांट आएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। प्लांट और एनिमल्स किस में आएंगे, लिविंग में। अगर अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, कौन सी होती है बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उनको क्या माना जाता है, अबायोटिक रिसोर्सेज। और अबायोटिक रिसोर्सेज में क्या आएंगे, सोइल आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, माउंटेन्स आ जाएगा। ये सब किस में आते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज में। या ऐसा सिंपल समझो, जिनमें लाइफ नहीं होती वो अबायोटिक, जिनमें लाइफ होती है बायोटिक। किसके आधार पर है ये, ओरिजिन के आधार पर। अगर सेकंड बात करें हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की बात करते हैं। अभी थोड़ा सा अपन, मैं एक बार इस एग्जॉस्टिबिलिटी को समझाता हूं कि एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होती है। एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है एग्जॉस्ट होना। मतलब एक बार यूज करने के बाद अगर कोई रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए तो उसको क्या कहा जाता है, एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल को जस्ट सिंपली हम समझते हैं लिमिटेशन से। जो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। या जो रिसोर्सेज रिन्यू नहीं हो पाते हैं उसको कहा जाता है एग्जॉस्टेबल। तो इसका दूसरा नाम नॉन रिन्यूएबल भी है। और ये ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो पुराने रिसोर्सेज हो गए हम, तो उस पुराने रिसोर्सेज का दूसरा नाम है कन्वेंशनल रिसोर्सेज। क्या नाम है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो ये कुछ नाम है। और एक वर्ड और है कि जो रिप्लेनिश नहीं होते हैं तो इनका दूसरा नाम क्या हो गया, नॉन रिप्लेनेसेबल रिसोर्सेज, रिप्लेनेसेबल रिसोर्सेज। तो ये कुछ नाम हैं जो एक ही रिसोर्सेज के हैं। और इसका फॉर एग्जाम्पल अपने को एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना है कि इसका एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोल, डीजल। सिंपल अगर मैं कहूँ इसको तो आप एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो, फॉजिल फ्यूल। जितने भी फॉजिल फ्यूल है वो किस में आएंगे, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आएंगे। और इन एग्जॉस्टेबल जो एक बार रिसोर्सेज खत्म नहीं होते हैं या एक बार यूज करने के बाद में, उनको कहते हैं इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। और जो इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं अनलिमिटेड। क्या होते हैं, अनलिमिटेड। इसका दूसरा नाम है, इसको को कह सकते हैं हम रिन्यू कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं रिन्यूएबल। फिर इसका एक और नाम है जिसका मतलब ये नए रिसोर्सेज है, मतलब परंपरागत नहीं है, तो ये इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो इसी को कहेंगे जो रिप्लेनेसेबल होते हैं, रिन्यू किए जा सकते हैं, उसका नाम भी है रिप्लेनेसेबल रिसोर्सेज। तो ये भी एक ही रिसोर्स के नाम हैं। और इसके एग्जाम्पल तो आपको खुद को भी पता होगा। क्या एग्जाम्पल है बताओ बेटा, जल्दी बताओ कमेंट करके कि क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। और तुम्हें पता है कि सोलर किस में आएगा, बार बार रिन्यू हो रहा है क्या, विंड किस में आएगा, वाटर किस में आएगा, ये सब किस में आएंगे, इन एग्जॉस्टेबल अनलिमिटेड रिसोर्सेज में। तो मुझे यहाँ पर तुम बताओगे कि जो टाइडल एनर्जी है, जो लहरों से एनर्जी बन रही है, वो टाइडल एनर्जी
किस में आएगी, एग्जॉस्टेबल में आएगी या इन एग्जॉस्टेबल में आएगी, ये कमेंट करके बताओगे कि हाँ ये जो है रीजन के साथ में एक्सप्लेन करके बताओगे। ये नहीं कि आ गया एग्जॉस्टेबल इन एग्जॉस्टेबल, ऐसे नहीं चलेगा। एकदम प्रॉपर रीजन के साथ में बताओगे, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तब इसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कितने टाइप के रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। आई होप समझ में आया होगा। ओनरशिप मीन्स मालिक कौन है, मालिक कौन होता है, या तो मैं मालिक, बहुत सारे लोग मालिक, या सरकार मालिक, या दो से अधिक देश मालिक। तो इसको ओनरशिप के आधार पर अगर देखें, इंडिविजुअल कोई प्राइवेट, इंडिविजुअल मीन्स क्या होता है, कोई प्राइवेट कंपनी अगर मालिक है तो उसको क्या कहेंगे हम, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जब एक गांव के बहुत सारे लोग मालिक हैं, जैसे गांव के बहुत सारे लोग या शुगर मिल वाले जो लोग हैं, अगर वो मालिक है तो हम उसको क्या कहेंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज। इस कम्युनिटी रिसोर्सेज को मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, कि ऐसे यहाँ पर समझाता हूँ। कम्युनिटी रिसोर्सेज जैसे कोई शुगर मिल खोलनी हो बेटा, इसको हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि जब हमें शुगर मिल खोलनी हो तो बहुत सारे किसान मिलकर शुगर मिल तो मतलब अ- अलग से खुद की मिल तो नहीं खोल सकते। तो क्या करते हैं, जब बहुत सारे किसान मिलकर एक शुगर मिल लगा लेंगे, अपना खुद का गन्ना लेकर आएंगे, रस निकाल लेंगे और कुछ नॉमिनल रेंट देकर वो क्या कर जाएंगे, वहां पर अपना यूज करके चले जाएंगे। क्या उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इन्वेस्ट किया। तो जो महाराष्ट्र में खोली जाती है, महाराष्ट्र में जो शुगर मिल है, वो शुगर मिल इस तरीके से ही खोली गई है। और एक कोयल इंडस्ट्री है, जो नारियल के छिलकों से इंडस्ट्री बनती है, उससे रस्सियां बनती है, वो बनती है केरला में। तो ये दोनों इंडस्ट्री जो है वो कम्युनिटी इंडस्ट्री की एग्जाम्पल है, या कम्युनिटी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज की। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक कंट्री जोग्राफिकल एरिया के रिसोर्सेज होते हैं, उनको कहा जाता है नेशनल रिसोर्सेज। फिर ऐसे रिसोर्सेज जो किसी दो या दो से अधिक देशों के द्वारा ऑक्यूपाइड होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज को हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कि क्या होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे देखो, अगर इसको अपन डिफाइन करें, इंडिया को देखते हैं बनाकर, और फिर इसमें अपन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज इंटरनेशनल होंगे, वाटर बाउंड्रीज में देखते हैं अपन। ठीक है, चलो देखो, ये है अपने कोस्टल बाउंड्री इंडिया की। ठीक है, ये कोस्टल बाउंड्री अगर बात करें, तो इस कोस्टल बाउंड्री में अपने पास में, जब समुद्र के अंदर जब हम डिस्टेंस को मेजर करने जाते हैं तो उसको कहते हैं नॉटिकल माइल्स। किस में मेजर करते हैं, नॉटिकल माइल्स में। और 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू होता है 1.875 किलोमीटर। कितने किलोमीटर होते हैं, 1.875 किलोमीटर। तो अब अगर हम ये समुद्र वाली डिस्टेंस की बात करें, तो क्या होता है कि इसमें कुछ 12 नॉटिकल माइल्स वाला जोन, कितने नॉटिकल माइल वाला जोन, 12 नॉटिकल माइल्स वाला जोन जो होता है, वो नॉटिकल माइल्स वाला जोन है, वो तो क्या कहलाता है, किसी कंट्री का फुल रिसोर्सेज, या जिसको कहते हैं कि इसमें संपूर्ण अधिकार होगा किसी देश का, कंप्लीट जो राइट होंगे, वो संपूर्ण राइट किस में होंगे, 12 नॉटिकल माइल्स तक होंगे समुद्र के अंदर। तो ये तो हो गया अपने पास में नेशनल रिसोर्सेज। क्या हो गया, नेशनल रिसोर्सेज। फिर उसके बाद कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होगा, वो होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो जोन है, वो जोन है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। इसको बोलते हैं आंशिक अनन्य क्षेत्र, या वे बोल सकते हो जिसमें पार्शियल राइट होते हैं किसी देश के। क्या होते हैं,
पार्शियल राइट होते हैं किसी देश के कि अगर कोई जहाज इनकी बाउंड्री से इस 200 नॉटिकल माइल से गुजरेगा तो उसको देना पड़ेगा टैक्स। अगर वो जहाँ से जा रहा है तो वो टैक्स देकर जाएगा। अब ये बाउंड्री के पास से, वो तो रीजन अलग ही है कि बाउंड्री के पास से क्यों गुजरते हैं, क्योंकि इधर से जाएंगे ना तो साइक्लोन आएंगे, या प्रेशर, हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कॉन्टिनेंट के किनारे किनारे पर जहाजें चलती है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो बियॉन्ड है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि 200 नॉटिकल माइल्स के जो बियॉन्ड जो एरिया है वो एरिया कहलाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्या कहलाता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो आई होप समझ में आया होगा कि नेशनल और इंटरनेशनल में क्या फर्क है। नेशनल तो सिंपल समझो कि ज्योग्राफिकल एरिया के अंडर जो रिसोर्सेज है हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, वो रिसोर्सेज नेशनल। अगर हमारी बाउंड्री से बाहर की तरफ जो रिसोर्सेज निकल रहे हैं वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और कितने नॉटिकल माइल्स? 200 नॉटिकल माइल्स। और इसी का जोन को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये पूछा जाता है कि एक पढ़ेंगे हम SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज। ये सेज जैसा सुना होगा, महिंद्रा सेज, सीतापुरा सेज राजस्थान में वालों को तो, या सोमानी सेज, या दिल्ली के अंदर बहुत सारी सेज है। तो इस तरीके की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये तो इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, जबकि ये दूसरा जो जोन है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो 200 नॉटिकल माइल्स तक का, वैसे कितने से 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स के बीच का जो है एरिया क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, चलो अब वापस अपन, ये समझ में आ गया होगा। तो फिर बात करते हैं कि फोर्थ टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो इसको अपन ऐसे तो कहाँ समझ पाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको क्लियरली डिफाइन ही करता हूँ कि क्या होता है। चलो, पहली बात अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट, देखो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। डेवलप्ड मतलब संपूर्ण हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। अंडर डेवलप्ड मतलब इन फ्यूचर हो जाएंगे। डेवलपिंग हो रहे हैं। अंडर डेवलप्ड मतलब वहां तो दिक्कत आ गई है। डेवलपिंग मतलब प्रोसेस में है। तो डेवलप्ड वो रिसोर्सेज है जिसको कहते हैं रेडी टू यूज। क्या कहेंगे बेटा? रेडी टू यूज। हाँ, तैयार है, जिस दिन आप यूज करना चाहो उस दिन आप यूज कर लो। फिर बात आती है पोटेंशियल। जानते हो पोटेंशियल क्या होता है? कैपेबिलिटी। कहते हैं ना, आई हैव द पोटेंशियल टू अचीव 100% मार्क्स इन 10th क्लास। मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं 100% मार्क्स अचीव कर सकता हूँ 10th में। बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करोगे, तो क्या आप 100% अचीव कर सकते हो? कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आप में डेडिकेशन होना चाहिए, और आप अपनी चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हो, वही आपके रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हो इफेक्टिव, उसी को तो प्लानिंग कहते हैं। तो वो प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो कहते हैं ना कि आई हैव द पोटेंशियल, किसी भी काम करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है? पोटेंशियल है। और अगर मैं कह सकता हूं कि एक रिसोर्सेज हमने आइडेंटिफाई कर दिए कि यहाँ इस एरिया में इतना पोटेंशियल है कि जिस दिन चाहोगे उस दिन अगर आप रिसोर्सेज को निकालोगे, उस दिन ही ये रिसोर्सेज पूरे देश की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू देखा होगा। कहते हैं कि ये छोटा नागपुर प्लेटू जो है इसके पास पोटेंशियल है, बट क्या पूरा का पूरा छोटा नागपुर प्लेटू में से सारे रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं क्या? नहीं। अब यहाँ पर कैपेसिटी से डिनोट कर लो, कैपेसिटी से। ठीक है, अब हम इसको यूज तो नहीं करते हैं, कैपेसिटी से समझो। किससे समझेंगे? कैपेसिटी से। जिस दिन यूज करेंगे उस दिन हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दूसरा जो रिसोर्सेज है
वो है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? आरक्षित। क्या होता होगा? रिजर्व मीन साइड रख लिया। साइड रखने का मतलब क्या है? कि जब आप इमरजेंसी आएगी उस दिन आप क्या करोगे, इस रिसोर्सेज को यूज कर लोगे और निकाल लोगे आप। तो रिजर्व रिसोर्सेज इमरजेंसी स्टॉक है। कौन सा स्टॉक? इमरजेंसी स्टॉक तो पड़ा हुआ है, जिस दिन आपको जरूरत है उस दिन निकाल के उस समस्या को सोल्व कर लो, जिसको बोलते हैं बफर स्टॉक, एक्स्ट्रा स्टॉक। बट रिजर्व मतलब आपने जानबूझ के रखा हुआ है कि जब मेरे पास समस्या आएगी ना उस दिन ही मैं निकालूंगा। तो इसको एक डायग्राम अपन बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे कि यहाँ पर जो आएंगे वो आएंगे रिजर्व। ठीक है। फिर इसमें स्टॉक, इसमें डेवलप्ड, और इस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड को हम मिक्स कर देंगे तो वो आ जाएंगे पोटेंशियल। तो इस तरीके से अपन रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। तो डायग्राम बना लेना कि रिजर्व, स्टॉक, डेवलप्ड और पोटेंशियल, इस तरीके से रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये अपने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। On the basis of origin, biotic or abiotic; on the basis of exhaustibility, renewable or non-renewable; on the basis of ownership, individual, community, national, international; on the basis of development, potential, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, बाकी मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया था कि कौन से रिसोर्सेज किस तरीके से हैं। ठीक है। चलो, अब जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होगा और रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में हमें क्या समस्या देखने को मिलती है। क्या समझते हो इसका? रिसोर्सेज के डेवलपमेंट का मतलब बताओ। रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट क्या है? किसी चीज का बेटर होना। क्या? किसी चीज का बेटर होना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स में देखेंगे हम कि पहला ही चैप्टर है डेवलपमेंट। किसी चीज का बेटर होना, आपके पास जो आज चीजें नहीं है अगर वो आपको मिल जाए तो आपका भी डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। डेवलपमेंट कभी कभी किसी के लिए फायदेमंद होता है तो कभी किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि आज मैं मानता हूं कि मेरे लिए अगर सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, कार है, बाइक है, अगर मेरे को घर मिल जाए, घूमने के लिए पैसा मिल जाए, तो क्या मैं मान जाऊंगा कि मेरा डेवलपमेंट हो चुका है? तो रिसोर्सेज का भी उसी तरीके से है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है या लिमिटेड है। अगर वो फुली डेवलप्ड हो चुके हैं, अगर आप उसको इफेक्टिव यूज कर पा रहे हो, तो वही डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज डेवलप्ड नहीं हो पाते। डेवलपमेंट में मेजर 3 प्रॉब्लम है, हम उनको देखते हैं कि वो तीन कौन सी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम जो है वो है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू ग्रीडी पर्सन्स, नष्ट कर दिए जाते हैं ड्यू टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सम पीपल। अगर किसी कुछ लोगों की सेटिस्फाई को नीड करने के लिए उन रिसोर्सेज को नष्ट कर दिया जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट में समस्या है। क्या होता है कि सारे रिसोर्सेज एक ही जगह से निकालने लग जाते हैं, और सारे रिसोर्सेज एक ही जगह से निकालने लग जाएंगे तो उस डिप्लेशन की वजह से, ओवर यूज ओवर एक्सप्लॉइट की वजह से क्या हो रहा है? रिसोर्सेज क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, डिप्लेट हो रहा है। दूसरा है accumulation of resources in few hands। सारे के सारे रिसोर्सेज के पास में सब एक ही जने का कब्जा है सारे रिसोर्सेज पर, तो क्या वो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होने देगा? क्या पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको दे दे। मैं एग्जाम्पल कमेंट तो किसी पे करूँगा नहीं, बट बहुत सारे अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने क्या कर दिया है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का पूरा अक्वायर कर लिया है
और उस एक्वायर की वजह से सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी सोलर एनर्जी पर अडानी और अंबानी का पूरा कंप्लीट अधिकार है। या छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर पहली भारत के अंदर जो कंपनी आई थी वो थी टिस्को। कौन सी थी? टिस्को टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन थी। 1907 में आई थी और 11 में इसने काम करना, इस जमशेदपुर के अंदर 11 में काम करना स्टार्ट किया था। तो जो टिस्को है उसने छोटा नागपुर प्लेट्यू को पूरा का पूरा इतना डिप्लेट कर दिया है कि पूरे रिसोर्सेज पर उसी का कब्जा है। या जिसको टाटा नगरी के नाम से कहते हैं जमशेदपुर झारखंड को, तो उसी की वजह से क्या हो रहा है। और इस अकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज का जस्ट सिंपल मतलब है कि कुछ लोगों के पास सारा रिसोर्सेज है तो एक सोसाइटी को दो सेगमेंट में बांटती है ये, कि गरीब लोग अलग हो जाते हैं और अमीर लोग अलग हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं अकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर थर्ड पॉइंट जो आता है इनडिस्क्रिमिनेट, अंधाधुंध, कहीं से कम कहीं से ज्यादा, एक्सप्लॉइट मतलब यूज करना, खत्म करना ऑफ रिसोर्सेज। जब आप इनडिस्क्रिमिनेट रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करते हो कहीं से कम कहीं से ज्यादा, तो उसके एनवायरनमेंट में हमें इम्पेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये तो बहुत बड़ा चेंजेज है जो हमें देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग जानते हो कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाए तो वही ग्लोबल वार्मिंग है। या हमारे पास ग्रीन हाउस गैसें जब एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ऐसी चीज़ें इंक्रीज हो जाती है तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये कुछ तीन प्रॉब्लम है जिससे डेवलपमेंट है रिसोर्सेज का वो नहीं हो पाता है। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ सम people, accumulation of resources in few hand that create a society into two segments, indiscrimination exploitation of resources, due to this some impact are seen in environment, the example global warming and pollution। ठीक है, तो हमें इनका डेवलपमेंट है तो इस समस्या को हमें सॉल्व भी करना है। हम इस समस्या का कैसे सॉल्यूशन देखेंगे कि हर एक रिसोर्सेज का हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि किसी के पास में कम रिसोर्सेज है, किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो हम सही से बांटेंगे कि यार समस्या किस लोगों के साथ है। तो हम ये समस्या का सॉल्यूशन एक ही तरीके से कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सही हो रिसोर्सेज का। ऐसा नहीं कि सारा का सारा कोयला एक ही जने के पास है और सारी की सारी सोलर एनर्जी एक ही जने के पास है। तो आपको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, और अगर हम फ्यूचर की ज़रूरतों को भी अगर ध्यान में रखकर हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट तो ऐसा होना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट को डैमेज भी ना करे और फ्यूचर की नीड को भी कंप्लीट कर दे, तो उसको क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम इस डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को कर सकते हैं या उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की क्या प्रॉब्लम है, आपको किस तरीके से सोल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि व्हाट आर द, क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम ऑफ, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ओ रिसोर्सेज, और इसको हाउ यू सॉल्व इट, हाउ यू सॉल्व इट, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास में अपन इतना ही बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज तक
फिर अगली क्लास में हम देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है। रिसोर्स प्लानिंग होने के बाद में कुछ लैंड रिसोर्सेज है, हम उसको भी देखेंगे, या और भी जो है पॉइंट्स उन पर हम बात करेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज अपन रिसोर्सेज की दूसरी क्लास में बात करते हैं। तो सेकंड क्लास की अगर बात करें तो सेकंड क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज के टाइप क्या होते हैं, रिसोर्सेज में डेवलपमेंट जो है वो कैसे हो रहा है या क्या समस्या देखने को मिल रही है, वो हमने बात की थी। तो आज का जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बार बार अपन बात कर रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सस्टेन, सस्टेन मतलब सतत, कंटिन्यूअस। डेवलपमेंट तो ऐसा हो, कंटिन्यूअस हो, कि एक ही जगह से अगर सारे रिसोर्सेज निकालोगे तो वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो आपको थोड़े थोड़े करके हर जगह से निकालना है। तो यहाँ पर मैं महात्मा गांधी जी की एक बहुत अच्छी बात के बारे में बात करता हूँ कि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि मास का प्रोडक्शन मत करो। क्या मत करो बेटा? मास का प्रोडक्शन मत करो। वो चाहते थे कि एक ही जगह से सारा का सारा काम ना हो, कि इधर से सोना, इधर से क्या सोना नहीं रहे, आलू डालो और इधर से सोना निकलता जाए। तो वैसे काम मत करो कि इधर से आलू डालते जाओ डालते जाओ, इतने आलू कहाँ से लाओगे, इतना गोल्ड बनाकर क्या करोगे? तो उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढना है? प्रोडक्शन बाय मास करो। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? प्रोडक्शन बाय मास, कि आप अलग अलग जगह से अलग चीज़ों को कलेक्ट करो और उनको समराइज करके फिर उनको यूज करो। मतलब आप ऐसा मत करो कि मास का प्रोडक्शन कर दो एक ही जगह से। ऐसे समझो कि एक बड़ी सारी बॉल है, अगर इससे बॉलें तोड़ तोड़ कर बनाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, क्या ये बड़ी बॉल खत्म नहीं हो जाएगी? तो महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? बॉल यहाँ से छोटी बॉल इकट्ठा करो, यहाँ से इकट्ठा करो, यहाँ से इकट्ठा करो, यहाँ से इकट्ठा करो, और इनसे रिसोर्सेज को बनाते जाओ। तो क्या होगा? कहीं पर भी खत्म नहीं होंगे रिसोर्सेज। तो इसी डेवलपमेंट को कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे हमारी फ्यूचर जनरेशन भी खराब ना होगी और एनवायरनमेंट भी खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करे रिसोर्सेज यूज भी हो जाए, और प्रेजेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज भी ना हो नीड के साथ में, और फ्यूचर जनरेशन के साथ रिसोर्सेज भी बच जाए। मतलब ये रिसोर्सेज जो है वो फ्यूचर के लिए भी बचे और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी रखे। तो इस तरीके का डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। अब हम पहली इंटरनेशनल समिट के बारे में बात करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो ये देखो, ये ग्लोबल लेवल पर फोटो दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये देखो डेट भी दी हुई है, 3 से 14 जनवरी है, 3 to 14 जून है। जून, क्या नाम है? जून है। और ये कहाँ पर हुई है? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। और डेट दी हुई है 1992। तो बेटा इसको याद करने का पता है क्या तरीका है? कि मेरा जून में बर्थडे आता है, उस जून के बर्थडे पर आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, 20 जून 1992। तो इस डेट को याद रखो, और इस डेट से आपको क्या याद हो जाएगा? फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। और इस नाम मेरा बर्थडे भी याद हो जाएगा कि नरेंद्र सर का बर्थडे कब है। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई है। पहली बात तो कब हुई है? 1992 के अंदर हुई है। जगह का नाम पूछा जाता है, कहाँ पर हुई है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, ब्राजील की कैपिटल है, वहां पर हुई है। इसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो ये पूछा जाता है कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था।
तो जो 100 हेड्स ऑफ स्टेट है, पहले क्या होता था कि वहाँ पर स्टेट होते थे, जो बड़े बड़े हेड है उसको एक स्टेट को संभालने वाले हेड होते थे, तो वो मोर देन हंड्रेड्स ने पार्टिसिपेट किया। ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी जो ग्लोबल लेवल पर हुई है, और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है या इसके एम ध्यान रखने हैं। क्या एम है? देखो, अर्थ को बचाना है। अर्थ को बचाओगे कैसे आप? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखोगे कहाँ पर? ग्लोबल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे और इंटरनेशनल लेवल पर ही आप क्या करोगे? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखोगे। तो इस बात को आगे बढ़ाने के लिए जो ग्लोबल लेवल पर जो भी लीडर्स हैं उन्होंने एक डिक्लेरेशन निकाला कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी चेंज हो रही है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ रूल्स बनाने हैं और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करना है। तो सबसे एम, इसका एम ध्यान रखना बेटा। क्या ध्यान रखना? एम ध्यान रखना। क्या है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। क्या करना है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एम ध्यान रखना है। और जो भी लोकल गवर्नमेंट है उनने उनको खुद के एजेंडा डेवलप करने पड़ेंगे, जिनको हम पढ़ेंगे एजेंडा 21 के नाम से। किस नाम से? कि हर एक लोकल गवर्नमेंट को 21 सेंचुरी तक क्या करना है? खुद के एजेंडा डेवलप करने हैं और हमें इसको अचीव करना है। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में क्या हुआ है? पहली अर्थ समिट। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरीके से पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंटरनेशनल समिट कहाँ हुई? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ये पूछा जाएगा कब हुई? जून 1992 में। एम क्या था? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट को जो चेंज हो रही है उसको बचाना, बायोडाइवर्सिटी को देखना, ऐसी चीजें हमें फोकस करनी है। ठीक है, चलो। तो इसी का कुछ एक डिक्लेरेशन है, जिस डिक्लेरेशन का नाम है एजेंडा 21। सबसे मेन इसमें यही ध्यान रखना कि ये किसके आउटकम्स है। इट इज द आउटकम्स ऑफ फर्स्ट अर्थ समिट या रियो समिट। जो रियो समिट हुई है उस रियो समिट का जो आउटकम है वही क्या है? एजेंडा 21। और एजेंडा 21 ये एक डिक्लेरेशन है यूएनसीडी का। किसका डिक्लेरेशन है बेटा? यूएनसीडी का। यूएनसीडी क्या है? यूनाइटेड नेशन। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन ऑन कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एजेंडा 21 जो है, ये देखो मैंने लिखा भी है कि इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ यूएनसीडी। इसका मेन तो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है कि ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना है? अचीव करना है। एम जरूर ध्यान रखना कि जो एजेंडा 21 है उसके एम क्या है, कि ग्लोबल लेवल पर हमें क्या अचीव करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। और किस तरीके से अचीव करेंगे? हम कुछ रूल्स बनाएंगे जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या बनाएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाएंगे। आगे वाली स्लाइड में देखेंगे हम कि इंडिया के अंदर जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो जो एजेंडा 21 जो है उसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? जैसे
कि कॉम्बेट डिजीज, बीमारियों से लड़ना है, इरेडिक इरेडिकेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना है जड़ से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, कॉम्बैक्ट करना है एनवायरनमेंट डैमेज, जो एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है उससे लड़ना है, और एवरी जो लोकल गवर्नमेंट है उनको 21 सेंचुरी तक अपने खुद के एजेंडा ड्रॉ करने हैं। ये एम पूछे जाते हैं बेटा। किसके एम है ये? एजेंडा 21 के। 4-5 याद रख लोगे हो जाएगा काम, ठीक है। अभी इसके कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखते हैं, फिर वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इंडिया के, जो हमें अचीव करने हैं 2015 से 2030 तक। ये 15 साल के डेवलपमेंट गोल्स है, और इसकी डेट मोदी जी ने बढ़ा दी अभी, बट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। देखते हैं, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिनको एसडीजी गोल कहते हैं। अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2.0 भी आ चुका है अभी तो, बट हम पुराने की बात करेंगे, नो पॉवर्टी, कि कोई भी गरीब नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? इसमें क्या लिखा है कि कोई भी गरीब नहीं होगा। तो गरीब कैसे नहीं होगा? जब देश को लूटेंगे तो गरीब तो होगा ना। तो बट हम दो, हमारे दो, कोई भी गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे, ठीक है। जीरो हंगर, कोई भी भूखमरी नहीं होगी, मतलब कोई भी भूखे नहीं सोएगा। देखा होगा इंदिरा रसोई योजना, ऐसी योजनाएं। तो ये कुछ एम बनाकर ही हम उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। गुड गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स, मतलब हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हम कुछ फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे, फ्री में हॉस्पिटल हो गया, या कुछ भी स्कीम्स ऐसी लेकर आएंगे जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो सके। क्वालिटी एजुकेशन, लोगों को फ्री में एजुकेशन दिलाएंगे, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे जो बहुत सारे लोगों को हेल्प करेंगे। जेंडर इक्वेलिटी, लोग महिला और पुरुष में जो भेदभाव करते हैं, जिसको कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कि जेंडर के आधार पर लोग डिवाइड कर देते हैं कि महिला का काम घर का है, पुरुष का काम बाहर का है, तो उसको भी हम देखेंगे। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, लोगों को जैसे जल जीवन मिशन पढ़ेंगे हम, जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन क्या है? 55 लीटर का जो पानी है हर घर को मिलेगा पर डे। 55 लीटर का पानी हर घर को क्या मिलेगा? पर डे मिलेगा। तो ये कुछ एम्स है जो गवर्नमेंट इसमें से कुछ तो अचीव कर लेती है, कुछ नहीं कर पाती है, और ये लॉन्ग टर्म है, 15 साल है यार, 15 साल में कुछ तो हो ही जाएंगे अचीव, ठीक है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, और सबको सोलर एनर्जी या सोलर पैनल प्रोवाइड करेंगे। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देंगे। इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रिड्यूस करेंगे इनइक्वेलिटी, लोगों के भेदभाव को कम करेंगे, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटी सोसाइटी बनाएंगे, रेस्पॉन्सिव कंजप्शन एंड प्रोडक्शन करेंगे, मतलब हम रेस्पॉन्सिबल, मतलब ऐसा नहीं कि सारे आप ही कंज्यूम कर लो, सबके लिए बराबर से बांटेंगे। क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेंगे। लाइफ लो वाटर, की वाटर का जो लेवल है, एक्वेटिक एनिमल्स है उनको भी बचाएंगे। लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर जो लाइफ है उनको भी हम देखेंगे। शांति बनाने का प्रयास करेंगे कि ग्लोबल लेवल पर पार्टनरशिप करेंगे हम कुछ लोगों के साथ, जिससे हमारा देश बच सके। तो इस तरीके के हमने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना रखे हैं। और ये किसको बोला था? एजेंडा 21 जो है उसमें बोला था कि हर एक जो गवर्नमेंट है, हर एक देश है, उसको खुद के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाने हैं, ठीक है।